विद्या भारती। सखी सहेली। सखियों सखाओं को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बुआ सखियों सखाओ एकदम बस है ना। तुम लोग भी मतलब परीक्षा लेते रहते हो बुआ का। ठीक है चलो अच्छी बात है, हम भी तैयार हैं। चलो पूछो क्या पूछ रही हो तुम। बुआ की परीक्षा तो भला कौन भतीजी ले सकती है या भतीजा ले सकता है। करती रहती हो तुम लोग। ये बहुत मुश्किल चीज है बुआ। अच्छा बल्कि हम ही लोग गड्ढे में गिर जाते हैं ना। नहीं ऐसा नहीं है, देखो ऐसे ही सीखते हैं। कभी परीक्षा लेकर कभी परीक्षा देकर। और अपनों से तो ये सब काम करवाया जा सकता है और अपनों के साथ इस तरीके का प्रयोग किया जा सकता है, कह सकते हैं ना कि चलो प्रयोग करके देखते हैं कि अगर ये दांव उल्टा पड़ गया तो फिर कैसे बचना है। तो भाई ये छोटी छोटी सीख है जिंदगी में कि हम आपस में घर में इस तरीके से बातचीत के दौरान समझ जाते हैं कि हमें अब इसका क्या जवाब देना चाहिए था या हमें आगे क्या करना है। और फिलहाल और इसी से बुद्धि तेज होती है। जैसे बुआ हम लोग को एकदम रंगे हाथों कभी कभी पकड़ लेती थी और एकदम पूछती थी कि अच्छा बताओ ये क्या है, और उसका जवाब फटाफट देना होता था, क्योंकि फिर अगर चूकते थे तो मतलब बड़ी किरकिरी होती थी। नहीं तो किरकिरी तुम्हारी होती थी, फिर हमें ये लगता था कि कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ जो है शिक्षा उसमें कमी रह गई है। और तुम लोग क्या समझते हो, हमें सब पता रहता था, लेकिन देखते थे कि जवाबदेही कैसी है और जो कहते हैं ना प्रत्युत्पन्नमति, वो कितनी तुम लोगों की अभी ठीक ठाक दुरुस्त हुई कि नहीं हुई। क्या सुंदर सा शब्द ढूंढा है ना, जिसको हाजिर जवाबी कहते हैं और हिंदी में बोलो प्रत्युत्पन्नमति। जी प्रत्युत्पन्नमति। तो भाई ये सब शब्द तो बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग में ला सकते हैं। छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो भाई छोड़िए उड़ियो नहीं, क्योंकि हम तो भी नहीं छोड़ेंगे। आज जो दिन है खास तौर से, उसमें खास तौर से जो है दिन, उस पर बात जरूर करेंगे। बिल्कुल, आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, तो उस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि खाना किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। इस बारे में हमारे सखियों के घरों में क्या होता है और वो खुद क्या करती हैं, ये जानेंगे। और इसके अलावा आज बुआ सखी विशेष में हम बातें करेंगे वीरांगना दारकी दासी बरुआ की। दारकी दासी बरुआ की बात करेंगे और बारे में हमारे साथियों ने भी कुछ लिखकर भेजा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बहुत मुश्किल काम जो है वो भी आज हम करेंगे। कौन सा मुश्किल काम? जीवन साथी चुनते समय। सच में बुआ, दांतों तले पसीना आ जाता है। हवा संट हो जाती है सबकी जब ये समय आता है, खुद का भी बच्चों के लिए भी। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये जो समय है जब जीवन साथी का चयन हो जाए तो बहुत यादगार रहे। और देखा क्या जाता है बुआ, बस ये देखा जाता है कि लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है, घर परिवार कैसा है, बस ये देख के। और एक बार कहा जाता है लड़की से कि भाई देख लो तुम भी मिल लो। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद फिर शादी? नहीं बिल्कुल नहीं होता है। एक बच्चा है, हम चाहते हैं कि अगर लड़की है हमारी तो दामाद ऐसा है कि उसमें सब कुछ हो। अब एक ही तो दामाद आना है, 5-6 होते तो चलो, एक पढ़ा लिखा होता, एक पैसे वाला होता, एक समझदार होता, एक गांव वाला होता, एक शहर वाला होता, है ना। वो जो ना समझ वाला होता उसका क्या करते हैं? निकलता तो बाद में सब वही है। ये तो है। तो फिर हम मान कर चलते हैं। लेकिन यादगार बनाने की जब बात आती है तो उपहार के लेते देते समय हम कैसे आपका उपहार जो है जब दें आप तो वो यादगार बन जाए, इसकी कोशिश तो हम सब करते हैं। बिल्कुल, विविधता इसमें ऐसी हो कि वो याद रह जाए लोगों को कि हाँ भाई दिया था। मतलब निपटाने वाला काम नहीं, उपहार देना भी एक कला है। और इसे कैसे दिया जाए इस बारे में हमारी सखियां क्या करती हैं? बहुत सारी बातें लिखकर भेजी उन्होंने। तो चलिए वो सब बातें हम जानते रहेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे और सुनते हैं। हाँ, लेकिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की भी बात करनी है। पहले करना है, कर लो, पहले खा पी लो भाई, तब गाना वाना सुन लेंगे। भूखे पेट न होई गोपाला, क्या बोलते हैं भजन गोपाला नहीं हो पाता, भजन का गीत भी नहीं हो पाता। तो भाई समझदारी वाली बात पहले कर ली जाए। जुलाई 2017 से हम ये काम कर रहे हैं, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन सम्मेलन के 40वें सत्र में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के प्रस्ताव को विश्व स्वास्थ्य संगठन का समर्थन प्राप्त हुआ था राजुल बिटिया। और प्रस्ताव पर स्वीकृति की मोहर लगी जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2018 को घोषणा की। ये घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा और तब से मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनाया जा रहा है। सभी के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने
के लिए ये महत्वपूर्ण वैश्विक स्तर पर ये मुहिम चलाई गई और मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि पौष्टिक खाद्य पदार्थों के प्रति लोग जागरूक हों, हमारे शरीर के लिए जो पोषण से भरपूर भोजन है इसके महत्व को हम समझें, खान पान से होने वाले खतरों को रोकने की कोशिश करें, मिलावटी चीज़ों का पता लगाएं और देखें कि हम क्या क्या चीज़ें मिलावटी खा रहे हैं, उसके प्रति सजग हों, उसके छोड़ें। और इस तरह से हर दिशा में खाने से संबंधित जितनी भी बातें हैं उसके बारे में हम सजग हों, यही उद्देश्य है। और ये भी सुनिश्चित करना कि खाद्य सामग्री के इस्तेमाल से पहले फसल का उत्पादन, भंडारण, वितरण ये सब सुरक्षित रहे। इस दिन खराब या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन के सेवन से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी जाती है। तो लोगों को ये जानकारी भी रहे कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन करना है और वो भोजन कैसा हो इसकी भी जानकारी हो। वैसे वो हर साल की थीम होती है, तो इस साल की थीम है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, यानी फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। तो इस थीम के जरिए लोगों को खाने के लिए तय मानकों का महत्व समझाना है। अब मानक की बात हुई है तो मानक हमारे सखी सखा कुछ लिख कर भेजेंगे जरूर। हाँ, भेजेंगे जरूर। वो जब हम गीत वीत जब सुनेंगे तब हम देखेंगे कि क्या क्या भेजा है। लेकिन जो अधिनियम बना है 2013 में संसद द्वारा पारित हुआ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए, वो लोगों के वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा हमें उपलब्ध कराने के लिए हुआ और उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करता है ना। यानी कि स्वच्छ खाना हमारी सेहत का खजाना है, ये सब चीजें हम समझें, यही समझाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। और जितना भोजन जितना होगा सादा, शरीर निरोगी होगा उतना ज्यादा। भोजन की सुरक्षा हमेशा भोजन के स्वाद से पहले आती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और अगर आप अपने परिवार और दोस्तों से प्यार करते हैं तो हमेशा इस बात के प्रति सचेत रहें कि आप खाद्य जनित बीमारियों से बचने के लिए उन्हें क्या परोस रहे हैं। तो ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए और हम ध्यान रख रहे हैं और हमें लग रहा है कि अब राजुल बिटिया तुम थोड़ा सा ध्यान रखोगी। दिल को लपेट लेती हैं ऐसी चीजें जो मजेदार होती हैं और जो खाने में मजे की होती हैं। जैसे कि हमने भी कहा था ना कि भोजन का स्वाद जो है वो पहले देखा जाता है, स्वास्थ्य थोड़ा बाद में पीछे रह जाता है। और स्वाद से भी ज्यादा हमें लगता है पहले तो वो परस के जब आता है तो प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं ना, कि उसकी जो प्रस्तुति है वो प्रदर्शन कैसा है। वो तो भाई इन सब चीजों में फंसने से अच्छा है कि जरा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाए। और देखिए कितने सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख के भेजे हैं। और कितनी समझदारी वाली बात की है। परंपरागत भारतीय खान पान के स्थान पर आधुनिक और पाश्चात्य शैली पर आधारित रेडी टू ईट, पैकेज्ड या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, जंक फूड और फास्ट फूड के सेवन से हमारे शरीर में हानिकारक तत्वों की वृद्धि होती है। जंक फूड और फास्ट फूड में ट्रांस फैट, शुगर, सोडियम और लेड जैसे खतरनाक रसायनों का प्रयोग कर उसे टेस्टी तो बनाया जाता है, लेकिन वो हेल्दी नहीं रह जाता। इससे मनुष्य की भूख तत्काल तो मिट जाती है, परंतु शरीर की पोषण से संबंधित जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पाती। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि पोषक तत्वों का अभाव होता है। नुकसान की बात करें तो इसमें ट्रांस फैट, सिंथेटिक कलर, एसेंस के रूप में रासायनिक पदार्थों और शुगर की काफी मात्रा होती है। फाइबर का अभाव होता है। चिकनाई की अधिकता होने के कारण पाचन तंत्र को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कहा। और एक बात और है कि इसीलिए जब भी आप बाहर खाते हैं या इस तरीके के भोज्य पदार्थ हम लेते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे किसी भी चीज़ का हम उदाहरण ले लें कि बाहर हमने डोसा खाया तो एक क्या पूरा खाते खाते ऐसे लगता है कि बस कितना भारी हो गया है। और घर में हम वैसा ही 2-3 खा लेते हैं। चाहे पानी पूरी है, बहुत छोटी सी चीज़ है, हमें लगता है इसमें तो कुछ भी ऐसे फैट वैट नहीं है, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मसाले या जो भी चीज़ें हैं वो ऐसी होती हैं कि बाहर आप एक पत्ता मतलब 6-7 बहुत होगा 10 आप खा लेंगे, 2 पत्ता खा लेंगे। बुआ चाट की बात करके मुंह में पानी ला देती है। तो इसके बाद जब 4 बजे तुम खाना खाओगी, नाश्ता कुछ करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, इंतजार के बाद तो और अच्छा लगता है। लेकिन एक बात जो है हमारे साथी जो हिदायत दे रहे हैं वो सुन लो पहले। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुभकामनाएं। ये शुभकामना तब सार्थक होगी जब आप खाओ मन भर, न छोड़ो कण भर, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। ये सूत्र अपनाएं। वाह। और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल भर में ऐसे और भी खास दिवस हर साल मनाए जा रहे हैं। वो हर खास दिवस को खास बनाने का जिम्मा हमारा है। कहने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करके दिखाना होगा। बिल्कुल सही। तो भाई खास बनाइए हर रोज को, हर दिन को खास पूरी खा लीजिए। हाँ।
टिक्किया भी खा लीजिए। बिल्कुल टिक्की खाएंगे, लेकिन ये आगे का भी तो पढ़ो, ये जो है बताशे की तरह। एक संदेश है कि विश्व खाद्य दिवस आज मनाया जा रहा है। मानो आज के दिन मनाने भर से इसका उद्देश्य परिपूर्ण हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा और उपलब्धता 2 विषय हैं। इससे ही जीवन सुरक्षित रखा जाता है। यदि ये अशुद्ध रहेंगे फिर जन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। फिर ऐसे कार्यक्रम से नई पीढ़ी की सचेष्टता बढ़ती है। इस दृष्टिकोण से आज के दिवस की सार्थकता है। बिल्कुल सार्थकता है। और जैसे हमारे पहले साथी ने कहा था, जो पहले संदेश में हमने पढ़ा था कि हर दिन को हम खास बनाएं, और ये चीज़ें जो है हम अपने आदत में डाल लेना चाहिए, इसको एक संस्कार बना लेना चाहिए, और बच्चों को थाती के रूप में ये सब आदतें देनी चाहिए, ना कि कुछ पैसा धन दौलत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो हमने शुरुआत में कहा था कि खाद्य मानकों की बात जो कही थी, तो मानक ऐसे बहुत सारे हैं, उनमें से हम कितनों का ध्यान रखते हैं ये भी देखना होगा। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम चलताऊ उन्हें समझ लेते हैं और ऐसा ही कुछ भी लिखा हुआ है, या समय समय पर सखी सहेली कार्यक्रम में हम बात करते रहते हैं खाद्य मानकों के बारे में, तो उन पर ध्यान कितना दिया जाता है, और वो जो पैकेट में छोटा छोटा लिखा रहता है उसे कितना ध्यान से पढ़ते हैं। ये पढ़ने से भी फायदा क्या, जब आपने खरीद लिया तो खाएंगे तो है ही। तो बेकार है, पढ़ने के लिए मत खरीदिए उसको और खाने के लिए भी मत खरीदिए। देखो एक बात और राजुल बिटिया याद आ रही कि बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे कि मोटा पहनो महीन खाओ, नहीं मोटा खाओ महीन पहनो। मतलब मोटा अनाज खाना चाहिए और पैसा ज्यादा खाने पर खर्च करिए, कपड़े पर नहीं, है ना। तो पेट जो कहता है वो खाएं, जीभ जो कहती है वो ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा बहुत उसको मतलब क्या कहना चाहिए, बेवकूफ बना दीजिए, चटपटा ना, थोड़ा बहुत उसको खिला दीजिए, खुश कर दीजिए उसको भी, क्योंकि तभी तो सारे रस जो हैं वो सक्रिय होंगे ना। तो थोड़ा बहुत करिए, लेकिन वही जो है ना कि 10 और 90 वाला जो प्रतिशत है, वो 10% जीभ के लिए रखिए, 90% पेट के लिए। देखो हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है, जो हम कह रहे थे सखी विशेष के बारे में खास बात, ये लिख रहे हैं सखी विशेष, अब तक इस कार्यक्रम में सखी विशेष में कितनी सखियों की बातें कर चुके हैं, कोई गिनती? तो वैसे तो हमें लगता है कि हमारे साथी कोई ना कोई तो बता ही देंगे, सबने इन्हें सिर्फ पसंद किया है। और लेकिन राजुल बिटिया एक बात है कि हमारे साथी जानते ही हैं, श्रोता बराबर सुनते हैं कि हम हफ्ते में 3 दिन लेकर आते हैं। हाँ। साहित्य कला से अलग लेकर आते हैं, संस्कृति से अलग लेकर आते हैं, यानी कि नृत्य, वाद्य संगीत वगैरह आदि से जो कहते हैं ललित कलाओं से जुड़ी हमारी जो सखियां हैं, उनकी खिलाड़ी सखियों का भी हम एक दिन करते हैं, और वीरांगना सखियों का एक दिन करते हैं। वीरांगना के लिए आज का दिन नियत है। और सच बात है राजुल बिटिया, जब हमने शुरू किया था तो हमें लग रहा था कि शायद अब शायद आगे ये धारावाहिक नहीं चल पाएगा, ये कड़ी हम आगे, लेकिन आते ही जा रही हैं, मिलती ही जा रही हैं। तो कितने शहीदों को हम नहीं जानते, ये बड़े आश्चर्य की बात। और जानना अच्छी बात है, क्योंकि अपने अतीत को जानना, ऐसे अतीत को जानना जब जहाँ ज्यादा साधन नहीं थे, ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, और हमारे अगर हम अपने दृष्टिकोण से देखें, जो आजकल कहा जाता है कि उस समय भारत में स्त्रियों की दशा बड़ी खराब हुआ करती थी, वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, या उन्हें बहुत दबा कर रखा जाता था, उसके बावजूद कितनी वीरांगना सखियां हमें देखने को मिलती हैं, और कितने बड़े बड़े निर्णय लेती हुई दिखती हैं। निर्णय लेती थी, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और एक बात और है कि अभी भी हमें लग रहा है कि हम शायद जितने को हम शामिल कर चुके हैं, जिनकी बात हम आप तक पहुंचा चुके हैं, हमें लगता है उससे भी बहुत ज्यादा संख्या में रही हैं जिनका कि हमें नाम भी नहीं पता। बिल्कुल। और कहीं इतिहास में वो दर्ज भी नहीं है। ये जो गौरवशाली इतिहास है हमारा, उस पर हमारा आज टिका हुआ है ना। तो आज की ही बात करें जी। आज हम बात कर रहे हैं एक वीरांगना की। अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए क्रांति की जो लहर उठी थी, उसमें बड़े बड़े नेताओं की अगुवाई से तो हुई थी, और भारत के हर कोने से स्त्री पुरुष शामिल हुए थे, और उन्हीं में से एक थी वीरांगना दारकी दासी बरुआ। तो दारकी दासी बरुआ जो है, इनका जन्म जो है असम के गोलाघाट जिले में हुआ था। एक पारंपरिक परिवार में पालन पोषण हुआ, और वो ऐसा समय था जब विदेशी शासक ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के उद्देश्य से मजदूरों का दिन रात शोषण कर रहे थे। अफीम का उत्पादन और सेवन जो था वो चरम पर था। और दारकी दासी बरुआ बचपन से ही साहसी और देश प्रेमी थी। जब देशवासियों की वो ऐसी दीनहीन दशा देखती थी तो उनका मन बहुत दुखी होता था, उन्हें निराशा में डूबा हुआ देखकर। और अक्सर वो ऐसा सोचती थी कि काश इन सबसे मुक्ति मिल जाए, सब स्वतंत्र हो जाए हमारा देश। किंतु वो जानती थी कि एक लड़की होकर घर से बाहर निकलना आसान नहीं है।
और फिर समय आने पर उनका विवाह हुआ। उनके पति आनंद राम बरुआ भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए आंदोलन के प्रति उनकी उत्सुकता और जानकारी बढ़ती चली गई। जब पति से भी सहयोग मिला तो खुलकर वो 1921 से स्वतंत्रता संग्राम में आगे आ गईं, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। दरिकी दासी बरुआ अफीम विरोधी अभियान के प्रमुख सदस्यों में से एक थी। हाँ, सन 1921 में शराब और इस तरह के जो नशीले पदार्थ होते थे उनके विरोध में असम में प्रचार अभियान बहुत जोरों पर था। इसी अभियान में उन्होंने अपने गोलाघाट वासियों को जगाने का काम किया, लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए वो उत्साहित करने लगी। और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस समय वो उन्होंने गर्भावस्था थी। हाँ, गर्भावस्था थी, लेकिन फिर भी बढ़ चढ़कर उन्होंने आंदोलन में भाग वो लेती रही। और 1 फरवरी 1932 को अफीम विरोधी धरने में अपने गांव की महिलाओं का नेतृत्व कर वो आगे बढ़ी, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 6 महीने का उन्हें सश्रम कारावास हुआ। जेल में उनकी तबीयत कुछ खराब हुई, फिर भी जेल से वो आंदोलन को जो कर सकती थी उसमें बराबर सहयोग देती रही। इसी बीच जेल में जो बहुत वैसा वातावरण खराब था और मतलब वही कहना है कि स्वास्थ्य की पूरी सुरक्षा नहीं थी। तो उसकी वजह से उनकी बीमारी बढ़ने लगी। लेकिन ये देखिए विडंबना कि जेल अधिकारियों ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल नहीं दिया। और उनके साथियों ने उन्हें सलाह दी थी कि ऐसे हालत में वो सशर्त है मुक्ति के लिए सरकार से आवेदन करें, पर उन्होंने आवेदन करने से इनकार कर दिया और 25 अप्रैल 1932 के दिन उन्हें जेल के चिकित्सालय तक ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई और 26 अप्रैल को उन्होंने अंतिम सांस ली। तो वो भी एक सुरक्षित जीवन की अधिकारी थी और चाहती तो वो ये जीवन चुन सकती थी, लेकिन उन्होंने चुनाव किया एक ऐसे जीवन का जहां पर उन्हें बहुत कष्ट हुए। और खास तौर से जो उनकी अवस्था थी उसको देखते हुए ज्यादातर महिलाएं ये सोच लेती हैं कि पहले ये काम हम खत्म कर लें और उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। सारी सुविधाओं में जब हम इतने परेशान हो जाते हैं तो इस स्थिति में मतलब यानी गर्भावस्था जो है बहुत नाजुक है स्थिति, उसमें भी उन्होंने अपने उस जज्बे को कायम रखा। ये बहुत बड़ी बात है। बुआ, यही बात होती है कि जो जज्बा होता है वो अगर साथ दे और अगर वो पूरे जोर शोर से हमारे मन में जगा हुआ है तो फिर बहुत सी चीजें जो विपरीत होती हैं वो भी हमारे पक्ष में हो जाती हैं। फिर हम उनमें भी आगे कदम, मतलब जो दूसरों को देख के लगता है कि अरे ये तुम कैसे कर पा रही हो, तो जो लेके चला है वो अपना हौसला अपने मन में, तो वो तो रुकेगा नहीं और फिर के वजह से ही आगे बढ़ता है। ये जो मस्त होके झूमने वाली बात होती है ना बुआ, ये तभी तक रहती है जब तक आपका मन प्रसन्न रहे, यानी कि जब कोई खास मौका हो। हाँ, लेकिन एक अच्छा उपहार मिल जाता है तब भी मन खुश हो जाता है। वही तो बात है, बहुत मजा आता है भाई। जब याद है बुआ, जब छोटे थे तो अक्सर आपसे आप कान उमेट के कहती थी ये क्या कर रही हो रे, जाने तो दो। जैसे उस समय तो नया नया चलन शुरू हुआ था कि जो बर्थडे के लिए सामान आया है उसको रैप करके दिया जाएगा और हम लोग उसी समय खोलना शुरू कर देते थे उसको कि क्या आया है, क्या आया है, क्या आया है। अच्छा, तुम लोग ये कान ऐंठने वाली जो बात है वो सबके सामने क्यों बता देती हो? कितनी बार ये भी कान ऐंठ के बताया था कि ये बात ना बताओ सबके सामने, वो नहीं याद है। लेकिन बुआ, मौका मिला एक बात बताएं, वैसे कान ऐंठना जो है वो बड़ा वैज्ञानिक होता है। हाँ ना। सखी सहेली कार्यक्रम में हमने बुआ से बात की कि कान नोच कर जब वो बताती थी और बुआ ने कहा कि जो वैज्ञानिकता है वो बताओ। तो कहा जाता है कि इस कान को खींचने से जो हमारी नसें हैं वो सक्रिय होती हैं, जिससे दिमाग तेजी से चलता है और याददाश्त भी अच्छी होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। अगर आपको कभी तनाव हो या परेशान हो तो आप अपने पूरे दोनों कान को दोनों हाथों से जो ऊपर से लेकर पूरा लोब तक नीचे तक जहाँ पर आप कान के टॉप्स या बाली पहनते हैं वहां तक दबाइए धीरे धीरे और थोड़ा नीचे की ओर खींचिए, थोड़ा ऊपर की ओर खींचिए। देखिए आपको कितना आराम मिलेगा कि हम बता नहीं सकते। ये प्रयोग हम लोग अक्सर करते हैं सवेरे और इसको आप सुबह सुबह करेंगे तो आपको वाकई बहुत आराम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सजा में भी मजा है। हाँ, सजा में भी मजा है। हम लोगों का तो ये बात है, जो मुर्गा बनाया जाता था उसका भी अपना महत्व था, कान में बाली पहनी जाती है उसका अपना एक वैज्ञानिक कारण है। ऐसे ही जो कान पर जनेऊ चढ़ाते हैं उसका अपना वैज्ञानिक कारण है, कहते हैं हार्निया नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
लेकिन अब इस बात में तुम ये ना उलझा देना कि उपहार ना दो तुम। नहीं नहीं, उपहार तो भाई देना बनता है, बिल्कुल बनता है। और लोग उपहार प्रिय होते हैं, क्योंकि हमारे साथी ने लिखा है। हाँ। अतः उपहारों में विविधता आवश्यक है। ऐसे में ये देखा जाता है कि उपहार प्राप्त करने वाला कौन है। अक्सर टॉफी, केक, पेन, पेंसिल को से भी काम चला लिया जाता है। फिर कैसे प्रयोजन हेतु क्या उपहार दिए जाए, ये भी विचारणीय विषय है। विश्व के बहुविध उत्पाद उपहार के स्वरूप में ही है। विश्व के बहुविध उत्पाद उपहार के स्वरूप ही हैं। यहाँ तक कि हम सब भी प्रकृति के उत्पाद स्वरूप ही हैं, उस परमात्मा के आमोद प्रमोद हेतु। क्या बात है। बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर। हमारी एक और साथी ने लिखा है कि उपहारों में विविधता दिखने लगी है जी। बदलाव लेने देने में बहुत आया है। पहले तो करीब के रिश्तेदारों में सोना, चांदी, कैश, पीतल, कांसा, चांदी के बर्तन देने का बहुत रिवाज था। अब तो क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, शोपीस और भी बहुत सा, पता नहीं, बहुत कुछ नई चीजें आ गई हैं और वो दी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और वैसे तो हम अब तक तोहफे के तौर पर घड़ियां देते रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो ये डिजिटल वॉच गिफ्ट दे सकते हैं, जो समय बताने के साथ साथ हार्ट बीट्स, स्टेप काउंट, ऑक्सीजन लेवल जैसी बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करता है। तो भाई ये कौन देता है उपहार? चले हम लोग भी। ये बढ़िया उपहार है। जो दे रहे हैं उनसे पूछा जाए कि भाई कब दे रहे हैं, लेना पड़ेगा। कब देते हैं? नहीं, जाएंगे तो दे देंगे। तो खैर अच्छी बात है। तो ये देखना पड़ेगा कि किस मौके पर हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्या उम्र है और आपका उनसे संबंध कितना प्रगाढ़ है ना। अगर बहुत प्रगाढ़ है तो फिर तो आप पैसे का हम देखते नहीं है मोल की, कितना महंगा हम गिफ्ट दे रहे हैं। बिल्कुल। और उनकी हमें पसंद नापसंद सब मालूम रहता है ना, कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या उन्हें इस समय जरूरत है। है ना। लेकिन जब कुछ दूर के हैं तो फिर थोड़ा सा तो टरकाया जाता है, थोड़ा सा सामान्य चीज देते हैं। मतलब सामान्य चीजें दी जाती हैं। जैसे घड़ी है, बहुत अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया है। घड़ी आपके पास 2 है, एक और आ गई, कोई बात नहीं, आप पहन सकते हैं 3, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बदल बदल कर पहन सकते हैं। या बुआ आजकल एक चीज और चल गई है कि जैसे किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का जो कैश वाउचर है वो हम भेंट कर सकते हैं। हाँ। अरे वाह। और अगर जिन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते हैं वो दे सकते हैं। ये काम हम उनके साथ भी कर सकते हैं। जैसे अब सिर्फ हमें ही उपहार नहीं देना। मान लीजिए कोई ऐसा आयोजन है कि किसी बच्चे का मुंडन हुआ है या उसकी सालगिरह है या विवाह की वर्षगांठ है किसी जोड़े की, तो बहुत सारे मेहमान आए होंगे हमारी तरह। और अगर सभी हमारी तरह सोच रहे होंगे तो वो घर के, मान लीजिए कि सबने सोचा हो कि घर का सामान दिया जाए। अब उन्होंने तो भाई टी शर्ट दे दिया। अब वो टी शर्ट लेकर वो करीब 5 टी शर्ट आ गए, तो वो सोच रहे हैं कि भाई इतने टी शर्ट रखने के लिए, बरतने के लिए वाला किसी और को दे देंगे। हाँ, वो अच्छा। वही होगा फिर कि हमारा वाला किसी और को दे दे, तो हमारा वाला उपहार रहे उनके पास और काम आए उनके। ये देखना पड़ेगा। उनके फिर तुम्हारे पास आ जाएगा। जिसको वो देंगे वो अमृत फल की तरह है, वो फिर किसी के पास जाएगा, फिर किसी के पास जाएगा, फिर पलट के तुम्हारे पास आ जाएगा। ये तो दिवाली की सोन पापड़ी हो गई। नहीं, लेकिन ये उपहार में भी होता है। हाँ, है ना। ये तो ऐसा दे, बिल्कुल सही बात है। फिर नहीं तो कैश दे दे। कैश दे दे। और वैसे जो इन्होंने हमारे साथी ने कहा ना कि सोना चांदी दिया जाता था, तो कुछ ऐसी, अगर इतने पास का करीबी है कोई, तो उसको ऐसा कुछ दिया जा सकता है सोना या चांदी का, जो कि अगर एक से ज्यादा भी होंगे तो उसके ही लिए अच्छा होगा। और वो बदल कर अगर जब चाहेंगे तो पहन उसका सकते कुछ हैं। हाँ। अच्छा, सोने चांदी में भी बड़ी विविधता आ गई है। आपको हमेशा 24 कैरेट या 22 कैरेट सोना ही नहीं देना, 1 ग्राम वाला भी आ गया है। तो बहुत कम दाम में आप दे सकते हैं, जो कि उसके लॉकर में नहीं जाएगा, बल्कि वो रोजमर्रा में प्रयोग में ला सकता है, ला सकती है ना। इस तरीके की चीजें हैं। या आपके 5-6 मित्र जानते हैं एक दूसरे को, तो मिलकर एक आप वाकई सोना दे सकते हैं, बड़ा उपहार दे और सकते हैं। एक बात और बताएं, ये घर के काम वाली चीज नहीं देना चाहिए, है ना। वो तो खरीद ही लेता है, और उसके कुछ ऐसी दीजिए जो चीज उसका बहुत चाहत है बहुत दिन से, महंगी साड़ी या कुछ ऐसी, मतलब लिपस्टिक या कोई भी ऐसी चीज कि वो चाह रहा है, खरीद नहीं पा रहा। जैसे घड़ी आपने बताया कि हाँ, आप आजकल वाली जो स्मार्ट वॉच है वो चाह रहा है, लेकिन जैसे क्या होता है ना, हम गृहस्थी में जुटे रहते हैं तो वो टलता रहता है। तो ऐसा कुछ दीजिए कि उसको, मतलब उसकी जो तमन्ना है वो पूरी हो जाए। अभी तो आपने पर्दा दे दिया, पता लगा बोला पर्दे का सेट दे दिया। भाई ये तो हम घर छुपाने के लिए खरीदते है ना। सही बात है। तो हमें लगता है कभी कभी कि वो जरूरत की चीजें, ये चिमटा, थोड़ी सी, हाँ, ये सब ऐसी चीज देनी चाहिए जो हटकर हो। हाँ, नहीं, थोड़ा मन तो कर रहा है खरीदने का, आप खुद अपने बारे में सोचें,
या जैसे कि ठीक है, हम ऑन एन एवरेज मान लो जैसे कपड़े की अगर हम बात करते हैं कि 1000 वाला हम पहनते हैं, उसको 3-4 हज़ार वाला दे दीजिए, उसकी कभी हसरत रही होगी महंगा सा खरीदेंगे, है ना, वो खुश हो जाएगा। हाँ, तो ऐसी कुछ लग्जरी वाली चीज देना चाहिए हमें हाँ, लगता है। तो कोई पास का हो तो उसी को दिया जाए। बिल्कुल। बुआ लेकिन देखिए आप सखियों की बात करती जा रही हैं लिपस्टिक वगैरह के, अभी सखा बस गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, तो उनको वो कहेंगे कि बुआ हमारी बात ही नहीं कर रही अरे है। तो बात कैसे करेंगे, अभी वो बुरा मान गए, उन्होंने कहा दामादों की आपने बुराई कर दी और उन्होंने कहा कि ससुर भी कभी दामाद था, ये याद रखिए। तो भाई जो हमने अभी शादी वाली बात कही उसमें कहा था ना कि दामाद एक ही दामाद रहता है तो आदमी सारे उसमें गुण देखता है, ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। अगर हमारा बेटा है तो हम बहू लाएंगे तो हम उसमें सब देखेंगे कि गोरी भी हो, सांवली भी हो, मतलब उसके बाल घुंघराले भी हो, सीधे भी हो, सही सब बात चाहिए, बड़ी आंख भी हो, छोटी। बुआ उपहारों की बात होती है। हाँ। तो हमारे एक साथी ने जैसा कि लिखा है कि प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के बारे में लिखा है कि जो हामिद ने दिया था दादी को चिमटा, वो सबसे बड़ा उपहार था। सही बात है। तो भाई वो उपहार तो सही था बुआ, लेकिन मतलब क्या सोच रही हो? कुछ अरे दादियां तुम्हारी सहेली ने दिया था हमें फुटबॉल, ये क्या मतलब था बताओ? हाँ तो बुआ हाँ। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी तुम्हारी बुआ ने जब हम लोगों ने 10th पास किया था तो हमें गीता दी थी कि नहीं दी? हाँ, तो गीता अब दिया था कि 10 साल बाद पढ़ेगी। हाँ, तो 10 साल बाद उपहार काम में लाएंगे। तो हम 20 साल पहले क्या खेलते क्या फुटबॉल, बताओ जरा सा, ये कौन सी बात हुई? तो बस इसी को कहते हैं कि बेगारी कर देना उपहार देने में। तो भाई ये मतलब उसने हमें सबक दे दिया। चलो अच्छी बात है वैसे। हाँ। ये बात बिल्कुल सही है, 10 साल बाद वाला उपहार नहीं देना चाहिए। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि सबसे अच्छा है, सबके पास आजकल सब चीजें रहती हैं तो लिफाफा देना चाहिए। लिफाफे पर हमारे एक साथी, दूसरी साथी ये कह रहे हैं विगत कुछ सालों से उपहारों में गिफ्ट देने का रिवाज बढ़ गया है। बुक्के तक तो ठीक है, पर आजकल जो प्लास्टिक के डिब्बे, सजावटी सामान, बहुत सारी चीजें एक ही तरह की इतनी घर में आ जाते हैं कि उनका कोई यूज नहीं होता है। वे या तो फिर कहीं लौटते या घर में इधर उधर पड़े रहते हैं, या फिर वही कबाड़ी वाले के घर चले जाते हैं। आप सोचिए कितने कबाड़ जमा हो रहे हैं। मुझे तो आज भी उपहार में लिफाफा देना ही उचित लगता है। बहुत बार ऐसा लगता है लोग क्या सोचेंगे कि हमने इतना कम पैसा दिया, पर सच मानिए कोई ऐसा नहीं सोचता। जिस तरह वो लिफाफा खुलता है उसमें पैसे की घर में जरूरत होती है। बिल्कुल, तो बात सही है। और एक बात और है, लिफाफे वाली बात जो है ये ठीक कह रही हैं कि घर में लगता है कि जिसके यहाँ की कम दिया है, तो सच बात है कि आप मन देखिए, अगर थोड़ा सा मतलब 500 दे दिया, 500 की जगह 1000 दे दिया या 100 दिया, तो ये 900 में क्या हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। तो ये सोचना चाहिए कि वो आए, उन्होंने दिया, ये एक उनकी मंशा है, ये उनकी मोहब्बत है, कहना चाहिए। तो मोहब्बत का तो कोई मोल नहीं होता। तो उपहार लेने वाले को भी उतना ही खुश होना चाहिए, उपहार देने वाला जितना खुशी से जाकर देता है। वैसे बुआ उपहारों का चलन जब शुरू हुआ होगा तो लोगों के मन में यही बात आई होगी कि खुशियां बांटने की। हाँ, बिल्कुल। तो जब खुशियां बांटने का मकसद किसी चीज से जुड़ा हुआ है तो उसको उसी तरह से रहने देना चाहिए। उसको तौलना नहीं बोझ चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, तौलना नहीं चाहिए किसी भी चीज में। खुशियों का कोई मोल नहीं होता है, वो बहुमूल्य हैं। और जैसे हमने कहा ना कि वो आए आपके पास समय लेकर, वो कितना मूल्यवान है। उनका समय, उनका आना, बहुत सारे काम छोड़ कर आए होंगे या भले ही खुशी खुशी आए हों, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने व्यस्त जीवन में या जो भी दिनचर्या है उनकी, उसमें से आपके लिए विशेष तौर पर समय निकाला। आपका जो भी कार्यक्रम है उसमें उन्होंने रौनक लगाई। क्योंकि अब आप सोचें कि ठीक है वो लिफाफा सब लोग भेज दे, फिर तो सब लोग अपने अपने घर में, आप भी उनके घर खाना भेज दीजिए, काम खत्म। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लोगों से रौनक होती है। सही बात। और ये आयोजन इसीलिए होते हैं कि हम एक साथ बैठें, हंसे, बोलें, है ना? बिल्कुल। और ये जो आयोजन होते हैं शादी ब्याह पे होता है, शादी ब्याह पे तो खूब जमकर होता है। लेकिन वो शादी ब्याह की नौबत आने तक मतलब दांतों तले पसीना आ जाता है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। वो चाहे बेटी के माता पिता हों या बेटे के माता पिता। मतलब एक जब जीवन साथी का चुनाव करने की बात आती है तो अगर बच्चे अपने मन का जीवन साथी नहीं चुन रहे हैं तो, या मन का चुन भी लिया है तो भी माता पिता को ये लगता रहता है कि जो मन का चुना है उसमें ये बातें हैं या नहीं है। या उसके बाद भी सपने तो देखते ही हैं कि चलो ये है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जो कमी लग रही है वो इस तरह से ठीक कर लेंगे। कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, समझौता करने का दिल तो करता ही है। लेकिन जीवन साथी के चयन में मतलब क्या कहना चाहिए। हमारे एक साथी ने काफी लंबी बात लिखी है। हालांकि इन्होंने अपने उम्र का भी कहा है कि सुनकर मजा लेते हैं हम सब आपके कार्यक्रम को, लिखने पढ़ने में समय गंवाकर कांपते हाथों को तकलीफ ही देते हैं। विविध भारती को धन्यवाद करते हैं कि घर पर बैठे समय कट जा रहा है। जीवन साथी चुनाव पर हम बुजुर्ग लोग क्या राय दें। हमारे समय में शादियां बिना देखा देखी ही होती रही, और देखो हर दुख सुख
निभाते हुए 54 साल से निभा रहे हैं। आपको सलाम करते हैं भाई, है ना राजुल। और कोई शिकायत नहीं, आज नाती पोते सबसे घर भरा पड़ा है। लेकिन आज के समय की मांग के हिसाब से जो बदलाव आया है वो ज़रूरी है कि शादी विवाह दो परिवारों के आपस के मेल मिलाप और सहमति से हो। लड़की और लड़के का आपस में एक दूसरे को समझ बूझ लेना तो ज़रूरी है ही। उन्हें भविष्य के बारे में भी अपनी योजनाएं भी उतनी ही मजबूती से बनानी होगी, जिससे आगे चलकर उन्हें आर्थिक परेशानी ना हो, क्योंकि आगे चलकर समस्या ही सबसे बड़े आड़े आ जाती है आर्थिक, और उन्हें बिखराव होने लगता है। लड़कियां भागकर अपने माँ बाप के शरण में पहुंच जाती हैं। हालांकि आजकल कोई ना कोई जॉब या नौकरी हर जोड़े को मिली होती है या मिलने वाली होती है, लेकिन लड़कियां इस मामले में थोड़ी पीछे हैं। उनकी नौकरी या जॉब गारंटी नहीं है। यही जो मानसिकता के साथ कई बार टकराव होता है। हाँ। और तब लगता है कि जो हम देख रहे हैं क्या उसके साथ सामंजस्य बिठा पाएगा हमारा बच्चा, और तब बहुत सारी बातें दिमाग में उठने लगती हैं। अब जैसे बुआ, कई बार तो ये भी होता है कि देख लिया कि भाई सब कुछ ठीक है, घर वाले भी अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, पढ़ा लिखे लोग हैं, और जो लड़का है या लड़की है वो भी अच्छी है, सुघड़ है, या लड़का है तो अच्छी नौकरी कर रहा है और कोई उसमें बुरी आदत नहीं है। ये सब देखने के बाद लगता है कि चलो ठीक है। बाकी आगे का तो ईश्वर ही सब कितना निभाना तो सच बात है कि उसमें होता है, और खुद से भी कुछ निभाना पड़ता है। जी। लेकिन ये सब देखने के बावजूद कहीं कुछ रह जाता है जो हमारी आंखों से बच जाता है। दिल टूट जाता है बुआ, जब अगर जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं, उन पर कोई खरा ना उतरे तो यानी कि उम्मीद नहीं करनी चाहिए कुछ, जो मिले बस उसी में खुश रहो। नहीं। जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा है कि अच्छा जीवन साथी मिले ये हर स्त्री पुरुष की चाहत होती है। अक्सर देखा गया है कि स्त्री हो या पुरुष जीवन साथी चुनते समय सामने वाले में सिर्फ खूबियां ढूंढता है जी। सुंदरता हो, आचार विचार, व्यवहार सब देखता है। हर इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, कुछ कमियां भी होती हैं। लेकिन क्या कभी हम सभी स्वयं में झांकते हैं कि मुझ में क्या खूबियां और क्या कमियां हैं? अगर इसका सही आकलन स्वयं के द्वारा कर लिया जाए तो खुद से मैच करता हुआ साथी आसानी से मिल जाता है। अगर सीता जैसी पत्नी चाहिए तो पहले स्वयं को राम जैसा बनना होगा। और एक बड़ी मजेदार बात लिखी है कि जिसने जल्दबाजी में शादी की क्या उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, और जिसने सोच समझकर शादी की उसने क्या उखाड़ लिया। भाई बात तो सही है। बिल्कुल सही बात है। तो हमें लगता है कि कुल मिलाकर आप चयन करते समय बहुत सजग रहें। जो चीजें आपको चाहिए, जैसे आदत के बारे में देखना है, पैसे देखने हैं, और हमारा जैसे कहते हैं परिवार मजबूत है, खूंटा मजबूत है कि नहीं। कल को मान लो कुछ जरूरत पड़ी, बच्चे की नौकरी चली गई, बेटी हो चाहे वो, तो परिवार कैसा है, क्योंकि समधी मिलते हैं ना, तो बराबर के धी वाले मतलब विचार वाले लोगों का मिलन होता है। सिर्फ लड़के लड़की से शादी नहीं होती बल्कि पूरे परिवार से जुड़ाव होता है। बिल्कुल। तो समृद्ध होते हैं हम, तो वो देखना होता है कि विचार कितने मिलते हैं, है ना। समधी का यही मतलब होता है। तो इस बात का ख्याल रखें। और इसके संग संग ये सारी चीजें देखने के बाद भी अगर कहीं कुछ दिक्कत है तब समझौता तो करना पड़ेगा, क्योंकि होने के बाद क्या होता है ये वाकई कोई नहीं आज तक समझ पाया। जैसे कि अभी हमारे एक साथी लिख रहे हैं ना कि शादी जीवन का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय होता है। किसी के साथ दोस्ती, कैजुअल रिलेशनशिप होना एक बात है और शादी का निर्णय लेना दूसरी। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप खुद को मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से इसके लायक पाएं तभी शादी का फैसला करें। हमारे आसपास बड़े अलगाव और टॉक्सिक रिलेशनशिप के मामले कभी कभी बहुत डरा देते हैं। तब ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिसके साथ हम सुखमय और बिना किसी तनाव का जीवन बिता सकें। बस यही तो देखना है कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जिसके साथ हम सुखमय जीवन बिता सकेंगे। देखो, ये देखने वाली बात है। परिभाषा होती है राजू बेटे, आप कोई एक पैमाना नहीं बता सकते इसके लिए ना। जैसे हमारे साथी ने भी ये भी लिखा है कि आजकल के समय में चुनाव बहुत मुश्किल हो गया है। माता पिता कुछ चुनाव नहीं करते, सब बच्चे पर छोड़ देते हैं और बच्चों की लिस्ट बहुत लंबी होती है। बस शादी से पहले एक दूसरे को समझना जरूरी है। इसके लिए बात, मुलाकात सब जरूरी है ना। एक संदेश ये भी है कि अपने जीवन साथी में 36 गुणों का मिलना आवश्यक नहीं, क्योंकि पति पत्नी के असली गुणों की पहचान दुख के पलों में होती है। दुख की घड़ी में जब दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो कोई ना कोई उम्मीद की किरण जरूर दिखाई देती है। तो
एक बात और इन्होंने ये भी लिखा है कि जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। आप रिश्तेदार, मित्र, आसपास से ही लड़के एवं लड़की के संबंध में पता कर सकते हैं। किसी के साथ रहकर ही उसके बारे में जाना और समझा जा सकता है। कोशिश तो पेरेंट्स की रहती है कि सब अच्छा ही हो, पर कह नहीं सकते। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कहा है ना। रहे बगैर तो नहीं समझ में आ सकता। हाँ। तो और हम लोग क्या, तो भाई विवाह के पहले रहने का कुछ गुंजाइश नहीं है। तो मतलब उन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि बाद में क्या होगा। तो कहीं ना कहीं एक जीवन साथी जरूर बना होगा जब निकले हैं शादी के लिए। ये सोच कर जब ढूंढेंगे तो जरूर वो नजर भी मिल जाएगी और वो इंसान भी मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें घड़ी का इशारा कुछ मिल रहा है। तो लेते हैं आप सभी से इजाजत। आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। विविध भारती